नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र और ये इस सीरीज का 19th लेक्चर है। तो अगर अभी तक आपने 18 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इन 18 लेक्चर्स को जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण सीरीज है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लास, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। जहां पर भी इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं जरूर करूंगी, ठीक है। और जहां पर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिना ट्रांसलेशन के, वहां पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यहाँ पर आपको दिया गया है कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप सभी को पता है, हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सोलर एनर्जी है। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया एक आसान प्रश्न था। क्लास देखिए, जब भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हम दो सोर्सेस की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, जो अपने आप को समय समय पे रिन्यू करती रहती है। जैसे सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, सौर ऊर्जा की हम बात करें, जो कि हमें सन से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, तो रोज जब सूर्य उगेगा तो हमें सोलर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब उस एनर्जी को हम किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम उसको कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आजकल देखिए सरकार जो है हमेशा क्या कहती है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सौर से जो ऊर्जा हमको मिल रही है वो बहुत ज्यादा मिल रही है और हम उसका फ्रैक्शन भी यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये वो सोर्स है जहां पर जो सोर्स है वो अपने आप को रिन्यू करता रहता है। जैसे विंड एनर्जी की हम बात करें, हवा चलेगी, रोज हवा चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड उसमें नहीं है ना कि हवा खत्म हो गई, सौर की ऊर्जा खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये हमारे लिमिटेड अमाउंट में है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोयला लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। कोयला को बनने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, एक बार सारी नेचुरल गैस खत्म हो सकती है, ठीक है। इन सबको बनने में एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसी तरीके से जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम आते हैं, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे जब भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये आपके इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब यहाँ से पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, और यहीं पर जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जैसे कोयला, जब कोयला को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, कई हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो चलिए क्लास इतना ही डिस्कस करेंगे हम और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, Which of the following is not a fossil fuel? यहाँ पर पूछा है कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर यूरेनियम। अब आप सभी को पता है जब भी हम यूरेनियम की बात करते हैं ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ना कि एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा। कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरण स्रोत है, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर चंद्रमा। तो आप याद रखिएगा जो सूर्य है वो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। थर्ड का बी आपका सही उत्तर होगा। फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का कौन सा एक प्रमुख स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, वो पूछा गया है। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी। फिफ्थ प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, गोबर। तो आप सभी को पता है यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। बायोमास एनर्जी की बात की गई है तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा इसका स्रोत नहीं होगा। फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर है। लकड़ी, कोयला, गोबर या फिर हमारे किचन से जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, ये सब आपका बायोमास एनर्जी का स्रोत होगा। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। छठवें प्रश्न को देखते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन की बात किया है, भारत, जर्मनी या फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात किया है। सबके लिए सतत ऊर्जा, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी की बात की गई है। तो ये किसकी पहल है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन की पहल है। सिक्स्थ का ए आपका सही उत्तर है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सेवन प्रश्न को हम देखते हैं, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया है। विद्युत, जल विद्युत की कमी की बात की गई है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है उससे जो कमी हो जाएगी। फिर दूसरा दिया गया, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा की ह्रास की बात की गई है। तापीय ऊर्जा की कमी की बात की गई है। और आखिरी में आपको दिया गया है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो ऊर्जा संकट अभी हमने डिस्कस किया कि फॉसिल फ्यूल से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, भले ही वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक समय बाद ये आपका खत्म होने लगेंगे, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। तो ऊर्जा संकट कब आएगी? जब ये खत्म होने लगेंगे। तो सेवेंथ का आपका सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर है। कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। एट्थ प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर एट्थ प्रश्न आपका किस पे बेस्ड होगा? अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, वही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं पूरा प्रयास करती हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, इसी वजह से मैं एक्सप्लेन दोनों माध्यम में करने का प्रयास करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में या किसी भी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। क्लास में एक बात बोलूंगी, जैसे हमने 18 लेक्चर्स को एनवायरमेंट इक्वालॉजी के कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आपको लेक्चर फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में, ऐसे किसी लेक्चर में आपको दिक्कत है तो आप क्या करिए, जो रिसेंट का लेक्चर है उसमें आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि मैम मुझे लेक्चर नंबर सेकेंड के इस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, आप कमिंग लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं उस क्वेरी को आपके कमिंग लेक्चर में कवर कर लूंगी। इससे ये रहेगा ना, क्योंकि जो लेक्चर मैं अभी ले रही हूँ मैं यहाँ के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे लेक्चर्स के कमेंट्स पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप रिसेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाकर उसको कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। चलिए आठवें प्रश्न को देखते हैं। आप लोग का समय बहुत बहुमूल्य है तो उसको ज्यादा खत्म नहीं करना चाहिए। आठवां प्रश्न देखिए, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणीय विकास की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करते हैं, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा की बात की गई है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है बोला गया है क्लास। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए? वो आपका होगा जल विद्युत। एट्थ का सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नाइन्थ प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की
2014 में स्थापित क्षमता देशों में सर्वाधिक थी। अब देखिए क्लास, ये 2014 की बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पर 2014 की, और हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इन ईयर 2014। और ये प्रश्न कब का है? ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इन्वायरमेंट इक्वालिटी की जो घटना चक्र है वो एक ऐसी घटना चक्र है जहां पर करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत है। पास्ट ईयर लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि करंट बेस्ड प्रश्न कितने ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, और जो एकदम करंट बेस्ड होगा जिसका कि अब आने का कोई भी चांसेस नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 2014 के हिसाब से पूछा गया है और 2015 का ये प्रश्न है, तो इसको डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 10th प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास या फिर मिट्टी का तेल। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बायोमास। 10th का सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम या फिर मिट्टी का तेल, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे अनवीनीकृत ऊर्जा की बात की गई है, तो सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या फिर बायोगैस। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पेट्रोलियम की जब हम बात करेंगे तो ये एक फॉसिल फ्यूल है, ये नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का स्रोत है। मैंने आपको बताया है जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होंगे वो एक लिमिटेड अमाउंट में आपके हैं, ठीक है। एक समय बाद ये खत्म होने लगेंगे और इनको बनने के लिए 1000 ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है, तो इतनी जल्दी ये बनते भी नहीं है। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो अब ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है, जहां पर बोला गया है तापकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? ये आपका सही उत्तर है 12वें का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रश्न है। 13वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा जिसको कि हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और ज्वारीय ऊर्जा जिसको कि हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। देखिए क्लास, जब भी हम रिन्यूएबल सोर्स की बात करेंगे, ठीक है, हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, जो सबसे मेन स्रोत है वो है सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है, जो कि हमको कहां से मिलती है बताइए? सूरज से मिलती है। तो सौर ऊर्जा यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 13वें का बी आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? ठीक है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा दिया है, ज्वारीय ऊर्जा दिया है, परमाणु ऊर्जा दिया है और भू उष्मीय ऊर्जा दिया है। तो वही सेम चीज, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15। सोलर एनर्जी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? अब देखिए ये बीपीएससी बिहार पीसीएस का प्रश्न है, 2000 का प्रश्न है। अब 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2000 का प्रश्न नहीं है, 2000 में पूछा गया था, 2000 में। तो उस समय सोलर एनर्जी पूछा गया था किससे हमें प्राप्त होती है? भाई सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? 15 का सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल। तो यहाँ पर देखिए सोलर सेल जो है वो सबसे सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, इको फ्रेंडली पूछा गया है, तो 16 का डी सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करा रही हूँ। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पेट्रोलियम उत्पाद दिया है, वन उत्पाद दिया है, नाभिकीय विखंडन दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद सौर सेल दिया है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सोलर सेल, ठीक है, 17 का डी। ये भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न था। 18वां प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या होगा बताइए? सोलर एनर्जी के थ्रू, सन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है। तो 18 का डी आपका सही उत्तर है।
19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। कौन सा आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? यहाँ बोला गया है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। जल्दी से बताओ। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी किसी में दिक्कत नहीं हो रही होगी। बार बार सेम प्रश्न पूछा है कि किससे पॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया है जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा। अब देखिए, सोलर सेल की जब हम बात करते हैं तो हमें सोलर पैनल्स की जरूरत होती है। अब इश्यू क्या क्रिएट हो रहा है कि इन जो सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, जब वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहे हैं, मतलब जब वो किसी यूज के नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उनका प्रॉपर रिसाइकलिंग हो पा रहा है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ठीक है, हमने सोलर पैनल्स लगा दिए अपने घर में, लेकिन एक समय बाद ये सोलर पैनल जब खराब होंगे तो क्या ये एक वेस्ट हो जाएंगे या फिर इनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है? ठीक है, तो ये भी एक मैटर अब जनरेट हो रहा है। तो उस पे यहाँ पे अभी प्रश्न इस पे बेस्ड नहीं है, मैंने बस आपको एक तरीका बताया है कि ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है सोचने वाली। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता है। अब भले हमारे जो भारत सरकार है बहुत सी ऐसी स्कीम्स ला रही है जिसके के थ्रू आप अपने घर में सोलर पैनल्स का इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ठीक है, तो यहाँ पर फिर देख लीजिए, सौर शक्ति दिया है, जैवपुंज शक्ति दिया है, लघु जल विद्युत शक्ति दिया और अपशिष्ट से अर्जित शक्ति दिया, मतलब वही स्रोत दिया है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या होगा, उत्तर क्या होगा? सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा। तो 20वें का आपका सही उत्तर क्या है? ए है। क्लास यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर सबका आंसर आपका सोलर एनर्जी, क्योंकि टॉपिक ही आपका क्या था? सौर ऊर्जा पे बेस्ड था। 21वां प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से इसको पढ़िए। इंग्लिश वाले भी आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और आराम से इस प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। क्लास एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न मैं आपको लगवा रही थी, तो यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं वो मेनली लेंथी होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब भी बड़ा प्रश्न हो तो आप घबराएंगे नहीं, भले ही वो यूपीएससी का क्यों ना हो। आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब देखो, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है, घबरा जाते तो नहीं कर पाते। लेकिन अब ध्यान से सुनो, 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय ये आईएसए फेमस टॉपिक था। तो उसमें से ज्यादातर बच्चों को पता था कि हाँ ठीक है, हुआ है, आईएसए हुआ है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस हुआ है। ठीक है, जो कि यूएनसीसीसी कॉन्फ्रेंस में आपका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर इंक्लूडेड इन दिस एलियंस। अब आप एक चीज समझिए, जब भी कोई भी गठबंधन होता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पर सारी कंट्रीज आपकी सहमति दे दे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ऑल मेंबर्स लिखा हुआ है ये आपका गलत है। अगर आप 2016 के पेपर में बैठे होते और आप इस तरीके से इसको सोचे होते, ठीक है, एक इंटरनेशनल सोलर एलियंस साइन हुआ है, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की सारी कंट्रीज इसको साइन कर दी हो, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, और 2016 का ही समय चल रहा है। अगर 10 साल हो गए होते, 20 साल हो गए तो हम कहते भी कि सारी कंट्रीज लगभग सभी ने साइन कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी सब साइन कर दे ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को लगाइए तो इस तरीके से सोचिए आपके क्वेश्चंस लगेंगे। तो यहाँ पर ऑल द मेंबर्स वाला जो है ये आपका गलत है, तो दो आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही क्या है? केवल एक। 21वें का ए आपका सही उत्तर है। मैंने जो चीज आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ रहा है क्लास तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी दिया करें कि मैम समझ में आ रहा है हमको जो आप बताना चाह रही हैं। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चंस लग रहे हैं। अब 22वें प्रश्न को हम देखेंगे। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? यहाँ पे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात की गई है। अब ये देखिए, ये भी यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। बाय डेवलपिंग द सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, ये होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा दिया गया, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनल को गिफ्टी प्रदान करने से।
थर्ड आपको दिया गया है हमारे देश के खाद्य उत्पादितों को अन्य देशों को निर्यात करने से, मतलब बाय एक्सपोर्टिंग द फूड प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री टू द अदर कंट्रीज। और आखिरी आपको दिया गया है विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने का, बाय अलाउइंग द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपस इन आवर कंट्री। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात की गई है क्लास, तो डोमेस्टिक की बात की गई है मतलब हमारे यहाँ की चीजों की बात की गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट बाय डेवलपिंग द सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर ओन कंट्री, ठीक है। 22 का ये आपका सही उत्तर है। अब देखिए ये 2017 का प्रश्न है और इसमें क्या इन्होंने बोला, अभी ये न्यूज में था, तो ये जो था डीसीआर की बात न्यूज में उस समय बहुत थी, ठीक है। अभी भी न्यूज़पेपर में निकलता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो सोलर प्रोडक्शन को यहाँ पर भारत में किस तरीके से हमें और बढ़ावा हम दे रहे हैं, ये चीज होती है, ठीक है। 22 का ए आपका सही उत्तर है। 23वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। अब क्लास देखिए ये 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये करंट बेस्ड था, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलती हूँ, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जब भी कोई चीज प्रथम होती है तो चाहे वो हो सकता है 10 साल बाद भी आपसे यही पूछे, क्योंकि प्रथम है ना, फर्स्ट चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। भले ये करंट बेस्ड प्रश्न था, लेकिन पहला था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन था, इंटरनेशनल सोलर एलियंस था, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था और ये कहां पर हुआ था, भारत में ही हुआ था, कहां पर, नई दिल्ली में। तो 23वें का आपका सही उत्तर क्या होगा, ए आपका सही उत्तर है 23वें का। 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस की ही बात की जा रही है बार बार, ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, प्रशांत सागर ने पैसिफिक ओशन की बात नहीं की गई, पैसिफिक रीजन की बात की गई है। तो प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है और आप देखिए ये भी एक करंट बेस्ड प्रश्न था, ठीक है, कि हाल ही मतलब करंट बेस्ड प्रश्न था। तो मैं आपको बता दूं ये जो आईएसए था, इन्होंने उस समय रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किया था, समझौता किया था, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये भी एक करंट बेस्ड प्रश्न था, तो इसको भी उस समय इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा, अच्छा क्लास एक मिनट, इसके पहले जो प्रश्न हमने डिस्कस किया है वो आपका 24वां प्रश्न था, गलती से 25वां प्रश्न छूट गया, उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर सोलर एनर्जी के यूज की बात की गई है कि कहां कहां सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए। अब मुझे आप बताइए, पहला जो दिया गया है ये देखिए, ये आईएएस प्रीलिम्स 1996 का प्रश्न है, तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति प्रदान करने के लिए। अब जिस घर में सोलर पैनल लगा है, जहां पर सोलर पैनल के थ्रू बिजली मिल रही है, वहां पर वो गर्म पानी के लिए यूज करे, ठीक है, चाहे वो पंखा चलाने के यूज करे। अगर ज्यादा वॉट का है तो फिर आप एसी भी चलाओ, तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम। लघु सिंचाई परियोजना है तो जल की पूर्ति करने के लिए, अरे हाँ ये भी सही है। अगर आप कुसुम की पढ़ेंगे, आज जाके पढ़िएगा ये कुसुम क्या है, कुसुम स्कीम क्या है, तो वहां पर सिंचाई के लिए सोलर पैनल्स को लगाया जा रहा है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, अब आप सभी को पता है स्ट्रीट लाइट्स में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये भी एकदम सही है। कुछ गांवों और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस दिए गए हैं सोलर एनर्जी के, सारे आपके सही हैं। देखिए क्लास, सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं, आप कितने अमाउंट में ये एनर्जी जनरेट कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। जब भी यूपीएससी में कोई भी प्रश्न आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो, कि जैसे किसी भी चीज का, यहाँ पर हमने सोलर एनर्जी की बात की, कल विंड एनर्जी की बात करें और देखिए विंड एनर्जी से ये काम किए जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, हाँ हो सकता है आगे कुछ इतना अमाउंट में हम उस विंड एनर्जी को जनरेट कर ले कि हम उससे एक हाई पावर कंजप्शन
जहां चाहिए उस वहां पर भी उसका यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी हर चीज में होती है। तो इस तरीके के प्रश्नों में ज्यादातर ऑप्शन आपके ऑल ऑफ द अबव ही होते हैं, सही ही होते हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको बता रही हूँ क्लास की, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं यूपीएससी के। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आपको इसको जाके खुद सॉल्व करना है और देखना है कि मैम जो बातें बता रही है क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंट इकोलॉजी के एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आए, मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रश्न आए, तो वहां पर ज्यादातर आपका जो ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है। ये आप खुद एनालाइज करेंगे, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको बता दिया तो एकदम सही है, पेपर में मार्क करके आ जाना। मैम ने बताया तो एक बार हम जाके कुछ क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे क्या ऐसा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होता है। हाँ, अगर आपका जो ऑप्शन है वो बहुत अलग सा ना दे दे, ठीक है, अब अलग सा ना दे दे, तब वहां पर आपका नहीं होगा, ठीक है। अब कोई कहते सोलर एनर्जी का यूज करके हम किसी एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर देंगे, तो तुम कहोगे कि ऐश्वर्या मैम ने कहा था कि एप्लीकेशन बेस्ड आंसर है तो ऑल ऑफ द अबव होगा, तुम लगा के चले आए। ये कहोगे ना, नहीं भाई, मरे हुए आदमी को सोलर एनर्जी का यूज करके अभी हम नहीं जिंदा कर सकते हैं, तो वो एक लिमिट है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिएगा। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पथ स्थित है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम है, ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये करंट बेस्ड प्रश्न था। बेंगलुरु में, कोची में, अहमदाबाद में या फिर कोचिकोड में। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो बी है। ये पहला था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपका आंसर, ठीक है। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना। ये भी पहला है, इस वजह से हम इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है या फिर सूरत है। और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, सूरत है। 27 का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां। 100%, ठीक है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश बोला गया है। तो पहला है, तो देखिए 2017 में भी इसको पूछ लिया है, 2019 में भी पूछ लिया, हो सकता है 2023 में, 24 में, 25 में, 28 में भी पूछ ले, क्योंकि पहला है। जैसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट जब सिक्किम बना था तो वो पेपर में था, ठीक है। अब इन्होंने फिर 2019 में भी इसको पूछा, क्योंकि पहला है तो कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, डी है, ठीक है। 28 का सी आपका सही उत्तर है। 29 देखते हैं। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100%, ठीक है, 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो फिर वही बात है, पहला शहर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। 29 का डी आपका सही उत्तर। हम 30वें प्रश्न को देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया गया है, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क नहीं है। सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत का राजस्थान में था, ठीक है। जब ये प्रश्न पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स 2022 में, तो यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए। तो पहला आपका गलत था, तो ए आपका गलत हो गया, सी आपका गलत हो गया। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हमने डिस्कस किया है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। और गोवा में भारत का विशालतम तैरता हुआ प्रकाश वोल्टीय परियोजना है, ये आपका गलत है, ठीक है। थर्ड आपका गलत है। यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो 2 होगा, केवल 2, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, राजस्थान में भारत का जो भादला सौर पार्क है विश्व का विशालतम सौर पार्क है, ठीक है। इसी वजह से आपका जो कथन प्रथम था वो आपका गलत था। क्यों? क्योंकि वहां पर गुजरात दिया गया था। दूसरा मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस भी किया है, केरल का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो था वो विश्व का पहला हवाई अड्डा था जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आखिरी स्टेटमेंट था जिसमें कि बोला गया था कि गोवा में भारत का विशालतम तैरता हुआ सोलर पार्क है, ये आपका गलत था, ठीक है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के विशालतम तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया था? तमिलनाडु में किया था, ठीक है, ना कि गोवा में किया था। इस वजह से कथन 3 भी आपका गलत। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 31वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है और उस समय ये आपका गुरुग्राम में आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो 31 का सी आपका सही उत्तर है।
32 देखते हैं, भारत सरकार ने 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए क्लास, ये 2018 था, 18 का प्रश्न था और ये 2022 के टारगेट की बात की गई थी, 2023 लग गया है। लेकिन मैं बता दूं उस समय इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपका डी था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अभी ये प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। 33वें प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये चीज याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, भारत 11वें नंबर पर है, ठीक है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है आपका डी, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 आपका दिया गया है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। सौर ऊर्जा शुल्क का जो निर्धारण है वो CERC द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो 33वें का डी आपका सही उत्तर है। अब हम नए टॉपिक को देखते हैं, बायोडीजल। 34 प्रश्न को हम देखते हैं, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है। तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब हमने जैव ईंधन की बात की, बायोडीजल की बात की है, बायोफ्यूल्स की बात की है, तो ये आपके एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, ये इको फ्रेंडली है, ये सही है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। मैंने आपको बताया था ऊर्जा संकट क्या है। ऊर्जा संकट ये है जब आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, तब कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, ठीक है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा है, पी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर, जब हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था कि जैव ईंधन मक्का से भी बन सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल की बात की गई है। तो याद रखिएगा बायोडीजल फसल जो है वो आपका जेट्रोफा है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार रिपीट किया है, ये भी याद रखिएगा। अभी देखिए आगे रिपीट किया होगा, हम अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न देखिए, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया जेट्रोफा, मक्का, ठीक है, पोगामिया और सूरजमुखी। तो यहाँ पर क्लास एथेनॉल के लिए की जाती है बोला गया है। तो एथेनॉल के लिए किसकी खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है। ये आईएएस प्रीलिम्स 2010 का प्रश्न है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। 37 प्रश्न को हम देखते हैं, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर क्लास हम देखते हैं बायोमास गैसिफिकेशन की बात की गई है और बोला गया है कि बायोमास गैसिफिकेशन को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन समझा जाता है भारत में, ठीक है, पावर क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। यहाँ पर क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है ये पूछा है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। दूसरा आपको दिया गया जीव भार गैसीकरण द्वारा जनहित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आखिरी आपको दिया गया जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील है, ये ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजन में नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में भी जरूर पढ़ते हैं। हिंदी वाले चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए क्लास। यहाँ पर आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और पूरे प्रश्न को आराम से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बायोमास गैसिफिकेशन की बात की गई है और बोला गया है जो कोकोनट का शेल होता है, ग्राउंड नट के जो सेल्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, राइस हस्क जो होता है, इन सब का यूज हम बायोमास गैसिफिकेशन में कर सकते हैं, एकदम सही है। कंबशन गैसेस जो होती हैं यहाँ पर बायोमास गैसिफिकेशन में, उसमें खाली हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लास मैंने आपको बताया है जब भी यूपीएससी में ये ओनली शब्द लिखे ना तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाया करिए। अब यहाँ पर बायोमास गैसिफिकेशन में खाली हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं, खाली यही गैसेस नहीं रिलीज होती है, तो ये आपका गलत है।
Combustible gases generated from the biomass gasification can be used for direct heat generation but not in an internal combustion engine. ये भी आपका गलत है। जो बायोमास गैसिफिकेशन में जो भी आपकी जो गैसेस जनरेट हो रही हैं उनका यूज हम दोनों में कर सकते हैं। डायरेक्ट हीट जनरेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं और इंटरनल कंबशन इंजन में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो केवल एक होगा। अगर आपको इतना पता होगा कि यहाँ पर केवल बोला है कि जनहित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है केवल, तो ये गलत है। जैसे ही आप दो को रॉन्ग करेंगे, ठीक है, तो आपके पास खाली दो ऑप्शन बचेंगे, ए और सी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता है जब हम कहीं से गैसेस को कलेक्ट करें तो उसका यूज हम अंतर्दहन इंजनों में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसका उष्मा उत्पादन में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्लास। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी गई है। क्या लिखा गया है हम देख लेते हैं। जो ऑप्शन पहला था वो आपका सही है। दूसरे में जब हम यहाँ पर आपके गैसेस की बात करते हैं गैसिफिकेशन प्रोसेस में, तो हमको मीथेन भी मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है, हाइड्रोजन भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत था। और यहाँ पर जो हीट जनरेट जो आपकी गैसेस हैं वो हीट जनरेशन के लिए भी यूज की जा सकती है, प्लस इंटरनल कंबशन इंजन में भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 38 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी एक उत्तम विकल्प माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। ये आपका एकदम ही सही स्टेटमेंट है क्लास। पोंगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ये भी आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। तो 38 का जो सही स्टेटमेंट होगा, जो सही उत्तर होगा वो क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39। अब ये देखिए ये 2018 का प्रश्न है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये करंट बेस्ड प्रश्न है। 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय विमान कंपनी कौन सी थी? तो ये स्पाइस जेट थी, ठीक है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, तो याद रखिएगा। प्रथम है तो याद रख सकते हैं। 40 प्रश्न को देखते हैं। 40वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए, इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरणीय प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए क्लास। कंपोस्ट में ना केचुओं को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि वो उस प्रक्रिया को तेज कर देता है, ना कि धीमा कर देता है। तो सी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थ में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल, मूत्र, सब्जियां और अपशिष्ट आदि होते हैं, ठीक है। कंपोस्ट में आप किचन के जो आपके जो कचड़े होते हैं, जो सब्जी होती है या कोई ग्रेन आपका बचा, उससे भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब तो आप देखते होंगे लोग घर में गार्डनिंग करते हैं और घर में ही कंपोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो केचुआ होता है वो इस प्रोसेस को फास्ट करता है, ना कि धीमा करता है। हरित ईंधन की बात करते हैं अब हम। 41 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो लीस्ट पॉल्यूशन कौन जनरेट करता है ये पूछा गया है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर मिट्टी का तेल। तो सबसे कम पॉल्यूशन आपका हाइड्रोजन फ्यूल से जनरेट होता है। तो 41 का सी प्रश्न है। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, आपको दिख रहा होगा। 42 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, डीजल दिया है, मिट्टी का तेल दिया है और कोयला दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है हाइड्रोजन। 42 का ए आपका सही उत्तर है। 43 देखते हैं। फ्यूल सेल से रिलेटेड प्रश्न है। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या दिया गया है? यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियां के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब छोटी डिवाइसेस में इसका यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़ी जगह इसका यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा अजीब सा है। जब भी हम किसी भी नए
इन्वेंशन की बात करते हैं या नए सेल्स की बात करते हैं, तो जिस सेल्स के थ्रू हम एक बड़ी भवनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे लैपटॉप और छोटी बैटरियों को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करता है। एसी के रूप में हमको यहाँ पर मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका गलत है, डीसी के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ए होगा। देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था एक प्रश्न 1996 में जो पूछा गया था, ठीक है, वो कौन सा प्रश्न था, एक बार हम खोलते हैं उस प्रश्न को। अभी यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। एक मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। हाँ, इसी के पहले था वो प्रश्न, ये था 1996 में ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, अगर आप घटना चक्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया 1 2 3 सही है, ठीक है, फोर्थ आपका नहीं सही है। यहाँ पे सौर ऊर्जा की यूटिलाइजेशन की बात की गई है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, ये 1996 का प्रश्न था। अब भारत ने ऐसी कई स्कीम्स चलाई है जहां पर हम गांवों और छोटे नगरों को भी सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो प्रश्न डिस्कस किया, जहां पर इन्होंने बोला कि फ्यूल सेल का यूज करके हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे डिवाइसेस को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या होगा, खाली ए, ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। 44 प्रश्न को हम देखते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं की बात की गई है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात की गई है। ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्यों इसको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। और आखिरी आपको दिया गया है, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग हिंदी में पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में ये प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात की गई है, बोला गया है इसको हम एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है फ्रॉम सम सबस्ट्रेट बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात की गई है, तो मतलब माइक्रोब्स की बात की जा रही है, ठीक है। इसी चीज को डिफाइन कर दिया गया। माइक्रोब में आपके क्या होंगे, माइक्रोबियल्स में आपके ऑर्गेनिज्म ही होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। They use various type of inorganic substance as a substrate. They can be installed in a wastewater treatment plants to purify the water and generate the electricity. तो यहाँ पर आपका बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 2 3। देखिए क्लास, अगर आप इसको आराम से पढ़ेंगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं की बात की, सूक्ष्म जैविक है तो मतलब यहाँ पर आपकी जीवित जीवों के उत्प्रेरक से के रूप में, मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज की बात की गई है, ठीक है। और इनका प्रयोग हम जल शोधन और विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 1 2 3, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। 45 प्रश्न को अब हम देखते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन की बात की गई है क्लास। इसको देखिए, यहाँ पर एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के पास, ये बोला गया है। देखते हैं हम। शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पे नहीं। देखिए एल्गी आपके महाद्वीप में भी मिलती है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट्स में भी मिलती है और समुद्र में भी मिलती है। तो यहाँ पे कोई ये लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिमिटेशन की बात की गई है, ये चीज याद रखिएगा। विकासशील देशों के लिमिटेशन की बात की है, तो विकासशील देशों की बात की है, तो यहाँ पे समुद्र और महाद्वीप की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो आपका गलत है, तो पहला तो गलत है, पहला गलत है। अभी हम देखते हैं 2 और 3, ठीक है। दूसरा देखते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो ये क्लास ये तो सही है आपका। इंग्लिश में देखते हैं इसको। जब हम इसके एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है,
जब तक कि कंस्ट्रक्शन ना कंप्लीट हो पाए। हाँ, हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के पास हो सकता है उतनी बेटर टेक्नोलॉजी ना हो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास हो, या फिर उनके पास उतना पैसा नहीं होता जितना कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता है। तो ये एक लिमिटेशन है, इसको हम एक लिमिटेशन मान सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड देखते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोडक्शन रिक्वायर्स सेटिंग अप अ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। यहाँ पर क्या दिया गया है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकता है। ये भी आपका सही है, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ये देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। थोड़ा सा आपको सोचना था कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। तो पहला, यहाँ पर एक्सपर्टीज हो सकता है ना हो, और यहाँ पर कुछ इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न भी उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर है क्लास, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, यूपीएससी के प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं तो इनको सॉल्व करने में समय लगता है, तो आप लोग घबराया बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको यूपीएससी के प्रश्न नहीं सॉल्व करने रहते हैं तो आप वीडियो को बढ़ा लिया करें स्पीड, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगी आप इन प्रश्नों को भी जरूर सॉल्व करिए। 46 प्रश्न को हम देखते हैं। ये मैंने इसको रेड इसलिए किया है क्योंकि ये एक बजट पे बेस्ड प्रश्न था। केंद्रीय बजट 2011 और 12 की बात की गई है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का प्रश्न है जो कि अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। करंट बेस्ड प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो प्रश्न है ये आपका बायो एस्फाल्ट पे बेस्ड है, ठीक है, बायो एस्फाल्ट पे बेस्ड है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि बायो एस्फाल्ट होता क्या है, क्योंकि ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा लेकिन हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले बायो एस्फाल्ट क्या है। देखिए क्लास, बायो एस्फाल्ट जो है ना वो एक एस्फाल्ट का अल्टरनेटिव है। बायो लग गया तो मतलब ये, और एस्फाल्ट, एस्फाल्ट सबसे पहले समझिए एस्फाल्ट क्या है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझिए कि एस्फाल्ट जो होता है ये एक मटेरियल होता है, ठीक है, जिनका की यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, जैसे रोड बनाने में, पार्किंग बनाने में एस्फाल्ट का यूज किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपसे पूछे एस्फाल्ट क्या है, एस्फाल्ट एक कंक्रीट होती है जिसका की यूज हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, रोड में बनाने में, पार्किंग बनाने में, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में, सब जगह यूज किया जाता है एस्फाल्ट का। और जो बायो एस्फाल्ट होता है ना, यहाँ पे एक टर्म लग गया है बायो, ठीक है, तो ये आपका एस्फाल्ट का ही एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, जो कि नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल सोर्स है। बायो लग गया तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इसी का एक अल्टरनेटिव है, जो कि आपका बना रहता है शुगर से, राइस से, जो यहाँ पे जो आपके बायो वेस्ट होते हैं जैसे पोटैटो से, स्टार्च से, शुगर से, इन सब के वेस्ट से आपका बायो एस्फाल्ट बनता है। और इसका भी मेन पर्पस क्या होता है, यही जो आपका ये भी कंस्ट्रक्शन में ही यूज होगा, ठीक है, जिसका जो कि आपका एस्फाल्ट का यूज था, लेकिन ये बायो इसलिए है क्योंकि ये इन सब चीजों से मिलकर बना रहता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बस इतना याद रखिए आप, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि पेपर में ये प्रश्न पूछा था। तो कभी भी कोई आपसे एस्फाल्ट पूछे तो एकदम घबरा मत जाना, कहना मुझे पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, रोड बनाने के लिए यूज होता है। तो कोई कहे अरे बायो एस्फाल्ट क्या होता है, अरे यार बायो लग गया मतलब ये आपके ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बना है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, आपका पोटैटो हो गया, इन सब से मिलकर बना है, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही इसका भी प्रयोग होता है। बस ऐसे करके बता दें। चलो 47 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, ये सिक्किम है, ठीक है, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, तो 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ठीक है, दुनिया का लगा दिया है, भारत का ना लगा के दुनिया का, तो दुनिया का भी सिक्किम ही है। 48 का आपका सी सही उत्तर है। 49 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है, तो थोड़ा लेंदी प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, भगाइए या फिर आराम से पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसको डिस्कस करती हूँ। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निदेशक के अधीन कार्य करता है। दूसरा आपका दिया गया है एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और आखिरी में आपको दिया गया है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य है।
तो आपको ये तो पता है कि थर्ड एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को आप हटा दो, 2 3 3 1 2 3 आपका सही है। देखिए क्लास, एक और मैं आपको ट्रिक बताऊं, जरूरी नहीं है जो ट्रिक्स बताती हूँ वो आपका हमेशा एप्लीकेबल ही हो, लेकिन हाँ आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपसे पेपर में किसी मंत्रालय का नाम दिया गया हो तो आप 2 मिनट के लिए रुक के सोच सकते हैं क्या ये सही होगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ आप, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो उसके लिए आसान रहता है कि मंत्रालय का नाम चेंज कर दो, मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सोचिएगा ये हमेशा नहीं एप्लीकेबल होता है, लेकिन कई जगह ये चीज एप्लीकेबल भी होती है। जैसे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और आपको जैसे पता रहेगा पहला स्टेटमेंट आपका सही है तो आप सीधे आंसर पे आ जाएंगे 1 और 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपका गलत है, ठीक है। और आपका आंसर यहाँ पर बी है। जब हम बात करें एनपीओपी की तो ये आपका किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ये चीज याद रखिएगा। और आपको पता है सिक्किम जो है पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। और जब हम एपेडा की बात करते हैं, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ एनपीओपी, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये कब से इंप्लीमेंट हुआ है, आपका 2008 से इंप्लीमेंट हुआ है। ये यूपीएससी का प्रश्न था वैसे। चलिए 50वें प्रश्न को हम देखते हैं। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, ठीक है। द एनवायरमेंट इम्पैक्ट टू बी स्टडीड एंड एड्रेस अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आर। वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, ठीक है। फिर वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जीव जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो भी आपका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के द्वारा होता है, इसमें आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो हो रहा है वो भी आपका इंक्लूड होता है। डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ ट्रीज, प्लांट, एनिमल जो इनकी वजह से हो रहा है, इस पे भी रेडियो एक्टिव की वजह से। और डिस्पोजल ऑफ इनका जो डिस्पोजल जो वेस्ट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको किस तरीके से डिस्पोज करें, ये सारी चीजों को स्टडी की जा रही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। 51 प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। कोयला आधारित तापकीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयला के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लास यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो पहला तो आपका कोयला आधारित तापकीय बिजली घर अम्ल वर्षा के में अंशदायी होते हैं, ठीक है, ठीक है। कोयला के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, ये भी सही है आपका। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन कथन कारण सही नहीं है। क्यों कथन कारण सही नहीं है, इसको समझिए। जब भी हम कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन की मतलब थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये आपके एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एसिड रेन के लिए जो 2 विलेंस होते हैं वो आपके जानते क्या होते हैं, सॉक्स होता है और नॉक्स होता है। मतलब ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात यहाँ पे की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सॉक्स और नॉक्स, इस तरीके से समझिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके रिलीज होती हैं गैसेस, और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत आपके गंगा डेल्टा रीजन में नहीं पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में, यहाँ पर आपको जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है। 53 प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है, मतलब सॉरी, एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। तो देख लेते हैं, जब हम खनिज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो खनिज आपके समाप्त हो सकते हैं। देखिए खनिज समाप्त हो सकते हैं, एकदम सही है। सौर ऊर्जा आपका जो है वो यहाँ पर देखिए असमाप्त होने, मतलब ये ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड 2 जगह दिया गया, ठीक है। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये असमाप्त होने योग्य है, मतलब नॉन आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रिन्यू होती है, रोज सूर्य निकलेगा एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर बी का फोर्थ भी 2 जगह दिया गया है। बायोगैस की अगर हम बात करेंगे तो बायोगैस में मीथेन का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होगा। वन अप्रोपण की बात हम करेंगे तो यहाँ पे वर्षा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 53rd का ए आपका सही उत्तर है। 54 देखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर क्लास देखिए, पारंपरिक ऊर्जा की बात की गई है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की गई है। तो कोयला और नाभिकीय ऊर्जा ये दोनों जो है वो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कोयला और नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पे अगर हम बात करें पवन और सौर ऊर्जा की, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चीज याद रखिएगा। तो 54 का सी और डी दोनों ही आपका सही होगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमें इतने प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर इन प्रश्नों में आपको किसी भी प्रश्न में डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। करंट बेस्ड प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इस घटना चक्र में बहुत से करंट बेस्ड प्रश्न हैं, लेकिन अगर वो करंट बेस्ड प्रश्न आपके फर्स्ट हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की बात की, फर्स्ट एयरपोर्ट की बात की, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि वो पहला है। और बाकी जो करंट बेस्ड प्रश्न है उनको आप स्किप कर सकते हैं। पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि जो आपके एग्जाम में काम भी आए, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली पढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।